स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के आगामी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में सोमवार को उनके नाम पर मुहर लगी थी, जिसके बाद राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया कि हालांकि कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई है और सवाल भी उठाए हैं कि क्यों इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विपक्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और अजय माकन ने कहा कि हमारी मांग है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी में भारत के चीफ जस्टिस को होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को जरूरी है उनका होना। बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 फरवरी को इस विषय पर सुनवाई होगी और फैसला भी सुनाया जाएगा कि कमेटी का संविधान किस तरीके से होना चाहिए। ऐसे में इस बैठक को टालना चाहिए था। आज सीईसी को चुनने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि मीटिंग थी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट करा है कि 19 फरवरी को इसके बारे में वो हियरिंग करेगा और फैसला सुनाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आज की मीटिंग को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। संक्षिप्त में आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तथ्यों के साथ समझाना चाहता हूं। स्टैंड का मूल तत्व ये है कि संस्थाओं के समन्वय, जिसको हम कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और संविधान की आत्मा और अक्षर दोनों का अगर सही अनुपालन करना है तो ये आवश्यक है कि एक ऐसा पारदर्शी। और बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। रिक्शा गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में सैकड़ों ई रिक्शा चालक रिक्शा जो है वो जलकर राख हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी। तो दिल्ली के कुतुब विहार में ई रिक्शा गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें सैकड़ों ई रिक्शा चालक जलकर खाक हो गए। अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस ने आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोक लिया। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुट गई है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है और इस आग लगने की घटना में गनीमत ये रही कि किसी की जनहानि नहीं हुई। हालांकि सैकड़ों रिक्शाएं चलने से माली नुकसान काफी हुआ है। दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर फोन कर बुलाया गया है, इसकी सूचना दी गई है और आग बुझाने की कोशिशें जारी है। बढ़ते हैं आगे। लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा उत्सव होता है, लेकिन जब इस उत्सव की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे तो इसका असर हर नागरिक पर पड़ता है। केंद्र सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसी फैसले से बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार के इस फैसले को संविधान की भावना के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था, लेकिन उसने जल्दबाजी में फैसला लेकर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर संदेह खड़ा कर दिया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया में मनमानी हो रही है, कभी फर्जी मतदाता तो कभी ईवीएम विवाद और अब चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर बहस। सरकार के इस कदम को लेकर जनता में भी तेज हो गई है। क्या चुनाव आयोग अब पहले जैसा स्वतंत्र रहेगा या फिर यह भी सत्ता के दायरे में सिमट कर रह जाएगा? तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर अब सवाल उठने लगे हैं। ये ना केवल विपक्ष बल्कि जनता के मन में भी इस तरह के सवाल तेजी से उमड़ रहे हैं और हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या वाकई में यहां सत्ता के लिहाज से ही सब कुछ किया जा रहा है या फिर वाकई में जो निष्पक्षता है वो सामने है। लोकतंत्र में जिस तरीके से बात करें तो चुनाव एक बेहद खास उत्सव होता है और इसकी निष्पक्षता पर अगर हम भारत में बात करें तो लगातार सवाल उठने लगे हैं और इसका असर हम बात करें तो एक एक नागरिक जो भी इस देश के लोग हैं उन पर भी पड़ता है। और अभी
नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी की जो नियुक्ति है उसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पक्ष विपक्ष में जो है बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाई जा रही है और केंद्र सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इस नोटिफिकेशन के बाद से एक नया राजनीतिक विवाद सीईसी की नियुक्ति को लेकर जो है वो खड़ा हो चुका है। बताते चले कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार के इस फैसले को संविधान की भावना के खिलाफ बताया, तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अजय माकन ने भी इसे कहा कि जो बैठक कल हुई थी उसको स्थगित कर देना चाहिए था, टाल देना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर कुछ टिप्पणी की थी और उसी तमाम चीजों को का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि अभी इसे पोस्टपोन कर देना ही उचित था। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक का एटलीस्ट इंतजार करे पक्ष और उसके बाद ही इस तरह के कोई फैसला ले, लेकिन जल्दबाजी में ये फैसला लेकर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर और संदेह पैदा करने वाली स्थिति इस वक्त हो चुकी है। और दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार और लापरवाही का खौफनाक नजारा देखने को मिल रहा है, जहां तेज रफ्तार ऑडी कार ने स्कूटी को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि स्कूटी सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और यह घटना साउथ दिल्ली के जोरबाग पोस्ट ऑफिस लोधी रोड के पास की बताई जा रही है, जहां हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर फौरन पुलिस बल जो है वहां पहुंची और पहुंचकर घायल स्कूटी सवारों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है कि दोनों की हालत जो है फिलहाल गंभीर बनी हुई है और हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यहाँ राजधानी दिल्ली में भी तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है और तस्वीरें सामने आई जिस तरीके से काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, स्कूटी भी काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं इस समय 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि दोनों की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है, हालत गंभीर बताए जा रहे हैं, इलाज जारी है। और दिल्ली से खबर सामने आ रही, नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू। बीजेपी नेता विनोद तावड़े, तरुण चुघ, वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे रामलीला मैदान। रामलीला मैदान की ओर जाने वाले रास्ते फरवरी तक के लिए बंद की गई है। 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता समारोह में शामिल होंगे। रामलीला मैदान में सिर्फ वीवीआईपी वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जहां ये जानकारी दिल्ली के सीएम शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आ रही, जहां बताया जा रहा है 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और समारोह से पहले गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम भी किया जाएगा। प्रसिद्ध सिंगर कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे और रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी नेता इस समारोह में शामिल होंगे। फिल्मी सितारे अक्षय कुमार, विवेक ओबेरॉय, हेमा मालिनी इसमें शामिल होंगी। कैलाश खेर सहित 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे भी मौके पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली के सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बड़े भव्य स्तर पर किया जा रहा है। आपको बताते चलिए 1 लाख तक का आंकड़ा बताया जा रहा है जो इसमें शामिल होंगे। मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी के नाम दर्ज और शपथ ग्रहण समारोह 30,000 अतिथियों को न्योता भी दिया रहा है। तो ये अहम खबर। बॉलीवुड से भी कई सितारे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। मैदान में शपथ ग्रहण के दौरान नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। और वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की आरपीएफ जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार 18 मौतों की पुष्टि कर रही है। इस हादसे ने रेलवे प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर शुरुआती रिपोर्ट की देखें तो उसमें सामने आया कि हादसे की वजह लापरवाही थी, लेकिन क्या यह महज एक तकनीकी
खामी थी या फिर प्रशासन की चूक, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इन दिनों। जिस तरीके से हाल ही में पिछले 2-3 दिनों पहले जो भगदड़ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची थी, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की जांच अभी भी जारी है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज भी जारी है और रेलवे ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। तो ये अहम फैक्टर है इसमें कि क्या वाकई में सरकार इस आंकड़े को छुपा रही है, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट है वो कुछ और कह रहे हैं, रेलवे प्रशासन और सरकार कुछ और ही कह रहे हैं। अब दोनों में सही कौन है ये पूरी तरह से जो है जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं जो पीड़ित परिवार है, भले ही सियासी दल इस पर सियासत करे, लेकिन जो पीड़ित परिवार है और जो मृतक के परिवार है, उन्होंने जो खोया है शायद इसके भरपाई मुश्किल है, क्योंकि जब ट्रेनों के लेट होने की घोषणा की गई और तीसरी ट्रेन आती है तो ऐसे में जाहिर सी बात है भगदड़ मच जाती है। लेकिन इसके पहले जब इस तरह की घोषणाएं की गई तो रेलवे प्रशासन पहले से ही चौकन्ना क्यों नहीं रहा? क्यों अचानक से इतनी भीड़ मच जाती है, अफरा तफरी हो जाती है? क्या पुलिस बलों की मौजूदगी नहीं थी, रेलवे पुलिस की वहां मौजूदगी नहीं थी? तो मुस्तैदी तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शायद वक्त रहते इस पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह भगदड़ मची और जो जांच रिपोर्ट सामने आ रही है, सरकार पर भी इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये ना सिर्फ विपक्ष बल्कि जनता भी सवाल पर इससे खड़े कर रही है। तो 20 लोगों की मौत इस रिपोर्ट में सामने आई है। तो भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है ट्रेन को लेकर एक बार फिर बम होने की सूचना मिली है। एमपी भोपाल से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कमायनी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली है, बड़ी जानकारी। बलिया से लोकमान्य तिलक जा रही थी एक्सप्रेस, बम होने की सूचना के बाद मचा हड़कंप, यात्रियों में हड़कंप मच चुका है। बम होने की सूचना के बाद ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। मध्य प्रदेश के भोपाल से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताते चले। ट्रेन को रोककर जांच की जा रही, यानी कि ट्रेन को रोका गया है, यात्रियों में भगदड़ मची हुई है। तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही, जहां पुलिस बलों की तैनाती आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के भोपाल से ये बड़ी खबर, ट्रेन में बम होने की सूचना मिली है। सागर जिले के बीना जंक्शन पर ट्रेन को रोका गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सागर जिले के बीना जंक्शन पर रोकी गई ट्रेन, बलिया से लोकमान्य तिलक जा रही थी एक्सप्रेस। कमायनी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली है, जिसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया है। ये अहम जानकारी सामने आ रही। एक बार फिर ट्रेन को लेकर, ट्रेन में बम होने की सूचना, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले, यात्रियों में इसको सुनने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ट्रेन को आपको बता दें सागर जिले में रोका गया है बीना जंक्शन पर, जहां जो पुलिस बलों की मौजूदगी है वो देखी जा रही है और तमाम लोग इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें सामने आ रही है, आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से पुलिस बलों की मौजूदगी है और यहां यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन को रोका गया है और जांच पड़ताल जारी है। तो बम होने की सूचना मिली कमायनी एक्सप्रेस में और रायसेन बलिया से लोकमान्य तिलक तक ये एक्सप्रेस जा रही थी, जिसके बाद इसमें बम होने की सूचना मिली है और उसके बाद से यात्रियों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इसको रोका गया है, सागर जिले में रोका गया है, जहां इसकी जांच और छानबीन की जा रही है। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही, जहां इस ट्रेन में बम होने की सूचना मिली है और अब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़ते आगे, दिल्ली से खबर सामने आ रही है। 1984 दंगों के दोषी सज्जन कुमार को लेकर फांसी की मांग। सज्जन कुमार की सजा पर 20 फरवरी को होगी बहस। ये अहम खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने सज्जन कुमार को फांसी देने की अपील। 1984 दंगों में दोषी करार, अब सजा पर
टिकी निगाहें, तो सभी की निगाहें अब सजा पर टिकी। फांसी देने की अपील की गई है, दिल्ली पुलिस ने की और 1984 दंगों के दोषी सज्जन कुमार को लेकर फांसी की मांग की जा रही खबर सामने आ रही है। आपको बता दें अब मामले की सुनवाई 20 फरवरी को उसमें फिर से इस मामले को बहस किया जाएगा। आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने सज्जन कुमार को फांसी देने की अपील की है। तो 1984 दंगों में दोषी करार दिए गए सज्जन कुमार और अब फिलहाल सभी की निगाहें पर टिकी हुई है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। हालांकि अब 20 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। संभव है कि फैसला आ जाए और ऐसे में 20 फरवरी के दिन होने वाले बहस पर वहीं आपको बताते चले अहम खबर है, दिल्ली पुलिस ने सज्जन कुमार को फांसी देने की अपील की है। 1984 दंगों में दोषी करार दिया, फिलहाल सजा पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो ये अहम खबर सामने आ रही, दिल्ली पुलिस ने फांसी देने की अपील की है, लेकिन अभी तक कोर्ट की ओर से कुछ भी साफ नहीं है। तमाम चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट की ओर से फैसला आएगा और देखना होगा कोर्ट का फैसला क्या होता है सज्जन कुमार को लेकर। 20 फरवरी को अब अगली सुनवाई, अगली बहस होगी। बढ़ते आगे, इटावा में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक मिनी बस एक डिवाइडर से टकरा गई और जिसके चलते यह हादसा हुआ है। यह मिनी बस नोएडा से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं से भरी हुई थी और हादसे में मिनी बस ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। घटना इटावा के बखीवर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 पर हुई, जहां मिनी बस अचानक डिवाइडर से टकराई। मिनी बस में कंडक्टर और बस ड्राइवर सहित 26 लोग सवार थे, जिनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बलों की टीम मौके पर पहुंची और घायल श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो इटावा में भीषण सड़क हादसा हुआ है और पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई तो तुरंत पुलिस बलों की टीम वहां पहुंची और मामले की जांच पड़ताल जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मिनी बस डिवाइडर से टकराई और जिसमें परखच्चे उड़ गए हैं गाड़ी के और ये तस्वीरें भी सामने आई है। भीषण सड़क हादसा, कई लोग घायल भी हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, विधानसभा में विधायक अजीबोगरीब प्रदर्शन देखने को मिला और समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने यूपी विधानसभा में आज एक अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। दरअसल सपा विधायक ने खुद को बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ लिया और विधानसभा पहुंच गए। बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन खासकर अप्रवासी भारतीयों की अमेरिका से वापसी के मुद्दे को लेकर किया गया है। बजट सत्र के पहले दिन अतुल प्रधान ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार अप्रवासी भारतीयों के अधिकारों के लिए कुछ नहीं कर रही। साथ ही राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। अतुल प्रधान के इस प्रदर्शन को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। विधायक के प्रदर्शन ने पूरे विधानसभा का माहौल गर्म कर दिया। तो इस सपा विधायक की तस्वीरें सामने आई जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे। बेड़ियों में जकड़े हुए नजर आए अतुल प्रधान और राज्यपाल वापस जाओ अतुल प्रधान ने नारे भी लगाए और ये तस्वीरें सपा विधायक की आप देख पा रहे हैं और काफी चर्चाओं में बने हुए हैं और विधानसभा का माहौल गर्म देखने को मिला क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है। उस दौरान इस वेशभूषा में पहुंचे सपा विधायक। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ से खबर सामने आ रही जहां चलती कार में युवकों ने हथियार के साथ वीडियो बनाए। इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो बनाकर हमले के मामले में जेल से छूटकर ये आरोपी आए हैं। युवकों के हथियारों के प्रदर्शनी का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई। बताया जा रहा है ये सभी आरोपी युवक जो है जेल से छूट कर आए हैं। पुलिस की 2 टीमें युवकों की तलाश कर रही है। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र दिल्ली मेरठ हाईवे पर ये वीडियो बनाया गया है जो कि काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। चलती कार में हथियार के साथ, हथियार लहराने का असलहे के साथ ये वीडियो सामने आया है जहां युवकों ने हथियार दिखाए और पुलिस की 2 टीमें गठित कर दी गई जो इन युवकों की तलाश कर रही है। मेरठ दिल्ली मेरठ हाईवे पर यह वीडियो बनाया गया है। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है और युवकों के हथियारों के साथ प्रदर्शन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जानलेवा हमले के मामले में जेल से छूटकर आरोपी आए हैं
और उसके बाद ये तस्वीरें जब चलती कार में हथियारों से लैस और हथियार दिखाते हुए ये नजर आ रहे हैं। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के अवैध तमंचा और पिस्टल के साथ देखे जा रहे हैं एक गाड़ी में। ये थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है और इसमें जो लड़के उनके बारे में पहचान की जा रही है, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के अवैध तमंचा और पिस्टल के साथ देखे जा रहे हैं एक गाड़ी में। ये थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। और बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कारा ने रामबन जिले का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने पार्टी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस सम्मेलन में तारिक हमीद कारा ने सभी को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे लोगों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीनना और उसे बहाल न करना एक गंभीर राजनीतिक गलती है, जिससे राज्य के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। तारिक हमीद कारा ने इसके अलावा राज्य में सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर भी सवाल उठाए और कहा कि इन कर्मचारियों को खुद को पाक साफ करने का एक मौका दिया जाना चाहिए, जिससे उनके खिलाफ किए गए कदमों की वैधता पर दोबारा से विचार किया जाए। तारिक हमीद कारा ने सरकार से यह भी कहा कि इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से बातचीत करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। और बढ़ते हैं आगे। शिक्षा विभाग की ओर से पुलवामा के विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए एक दिवसीय भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों को नए अनुभव और शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। समग्र शिक्षा योजना के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अतिरिक्त डीसी पुलवामा ने इन बच्चों को डीसी कार्यालय पुलवामा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन विशेष बच्चों ने अनंतनाग के बिजबहाड़ा में स्थित प्रसिद्ध दारुशकोह गार्डन और पातशाही बाग का दौरा किया। ये भ्रमण बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव साबित हुआ, जिससे उन्हें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का अवसर मिला, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों से उनके अभिभावकों को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।